वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज हम वेव ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्योरेटिकल पार्ट को, मतलब मैथमेटिकली इसका उपयोग नहीं है पर लेकिन ये आपको ये समझने में बहुत मदद करता है कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम किस तरह चीजों को डील करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम हाइगन्स थ्योरी के नाम से बात करते हैं। हाइगन्स पोस्टुलेट्स, हाइगन्स थ्योरी के नाम से बात करते हैं। हाइगन ने क्या बताया? हम लोग वेव फ्रंट की बात कर चुके हैं। एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट थोड़ी देर में चलता रहता है। हाइगन का यह कहना था कि वेव फ्रंट के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट अपने आप एक नया सेकेंडरी वेवलेंथ बनाता रहता है और थोड़ी देर के बाद जो नया प्राइमरी बनता है, हर प्राइमरी नया सेकेंडरी वेवलेंथ बनाता रहता है। आइए थोड़े मैथमेटिकल फॉर्म के साथ भी समझें, थोड़ा डायग्राम से इसको समझें। आइए, Huygens principle states every point on given wavefront may be considered as source of secondary wavelets which spreads out with the speed of light in that medium। मतलब आप समझिए, मान लो मैं सन के सामने, सूरज के सामने हूं तो सूरज की लाइट मेरे पास आ रही है, परंतु यदि सूरज मेरे सामने नहीं है पर दिन निकला हुआ है तो वो लाइट जो मेरे पास घूम कर आती है, तो हम कहते हैं सूरज से जो लाइटें मेरे पास आ रही थी, मेन प्राइमरी रेज, उसमें से हर प्राइमरी वेव के अंदर, हर प्राइमरी कि हर पॉइंट से एक नई वेव जनरेट हो रही है। उसको सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। वेव का बच्चा समझिए, कम एनर्जी वाला, जो स्प्रेड आउट करता है स्पीड ऑफ लाइट से ही, तो लाइट फैलती है उस पर। दूसरी बात उसने कही कि नया वेव फ्रंट किसी भी वक्त बनाना है तो फॉरवर्ड एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट से बनाना है। फॉरवर्ड एनवलप मतलब जो आगे वाला है उससे बनाना, पीछे वाले से क्यों नहीं बनाते अभी आप समझिए। देखिए, ये किसी भी समय, मान लो यहां से एक पॉइंट सोर्स से वेव जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये ए बी अभी का एक वेव फ्रंट है। अब ये पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, ये नए वेव्स को जन्म दे रहे हैं। अब ये वाली जो नई वेव है, पी से निकली, क्यू से निकली और आर से निकली, ये टी टाइम के अंदर v इंटू टी या वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब इतना डिस्टेंस ये कवर करेंगी जो इसने किया। अब ये पॉइंट पहुंच गया आगे, ये पॉइंट पहुंच गया यहां पर, ये पॉइंट पहुंच गया यहां पर, हमने इस पर आर्क बना दिया, तो A1 B1 इस नए समय के लिए A1 B1 अब हमारा वेवफ्रंट कहलाएगा। अब प्रश्न है पीछे वाला हम क्यों नहीं लेते? पीछे वाला हम इसके लिए नहीं लेते क्योंकि पीछे से और करंट्स आए जा रही हैं और वेव्स आ रही हैं, तो उसकी इंटेंसिटी हमारे सामने नजर नहीं आएगा। तो आगे वाली ही मेरे काम की है, क्योंकि पीछे वाली जो आ रही है उसके पीछे दूसरी वेव और आ रही है, तो वो जितनी भी जाएगी उसको यूज हमारे नहीं आएगी। दूसरे तरीके से यहां देखिए, मान लो एक प्लेन वेव है, अभी ये देखो, ये ए बी वेव फ्रंट है, पी क्यू आर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए और इन पॉइंट से मैंने ये रेडियस बना दी, इसका मतलब वेव आगे राइट जा रही है, एरो बना रहा है आपका। तो जब ये A1 B1 पर पहुंचा राइट साइड पर, तो बैक साइड पर जो रिवेव की उसका तो हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वी विल टॉक ओनली ऑफ द फॉरवर्ड एनवेलप। तो A1 B1 अब नया वेव फ्रंट बन गया। हर जगह पर थोड़ी देर बाद नया वेव फ्रंट बन जाएगा और वो फिर से प्राइमरी हो जाएगा, उससे फिर से करंट निकलेगी, फिर सेकेंडरी हो जाएगा। इस प्रकार ये काम चलता रहेगा। ये बताया हाइगन के पॉस्टुलेट से। पॉस्टुलेट कहिए, थ्योरी कहिए, हाइपोथेसिस कहिए, उस पर थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली इसी के बेस पर हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह चीजें प्रूव करते हैं। ये मान लीजिए एक वेव है, वेव, अब वो दूसरा वेव फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा। ये बताने के लिए कि इतने सारे, आप देखिए इतनी सारी लाइनें मैंने बनाई, ये देखिए, लेकिन इन सब लाइनों के बाद आपको ये पट्टी नजर आएगी। ये कोहेरेंट सोर्स के ऊपर बात के साथ को साथ जोड़ रही हैं, उसके साथ कि कोहेरेंट सोर्सेस किस प्रकार से इस काम को करती हैं। अब ये मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट का वेव फ्रंट है, ये इस पर एक बना, ये अगला वेव मैंने एक चला दिया, जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, मतलब इतने रेडियस का सर्कल बना दिया, ये बनता गया। लेकिन जितनी देर में यहां से सर्कल आगे पहुंचा, ये रेड लाइन भी तो आगे पहुंच जाएगी और हम अब इस पर टेंजेंट खींच देंगे, ये नया वेव फ्रंट बन गया। एक और देखिए, वेव राइट पे जा रही थी, वेव फ्रंट आगे परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको बताया था वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। यहां भी देखिए, ये एक के बाद ये अभी वेव फ्रंट है, थोड़ी देर में ये बन जाएगा, थोड़ी देर में ये बन जाएगा, इस प्रकार चलेगा।
कैसे, इसको और डिटेल में समझिए। ये देखिए, अभी यहां पर पॉइंट सोर्स है, यहां से कोई वेव निकली, ये देखिए अभी मेरे पास ये बन गया, ये इस समय का वेव फ्रंट है, लेकिन वेव चारों तरफ जा रही है, रेड चारों तरफ जा रही है, ये थोड़ी देर बाद का वेव फ्रंट बन गया, थोड़े समय बाद ये वाला वेव फ्रंट बन गया, हर बार इतना डिस्टेंस वो रे चल जाई और उसके बाद ये बन गया। ये सब ये बता रहे हैं कि वेव किस तरह एक्सपैंड करती है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द रे है, वही अब हमारे पास यूज होता है। अब वेव फ्रंट बनाना सीखते हैं। ये लेंस है, वेव फ्रंट बनाने के लिए आप पहले लेंस में रे डायग्राम बनाइए, फिर वेव फ्रंट बनेगा। ये देखिए, ये हमारे पास बहुत सी रेज आ रही हैं। अब अगर सोचिए, रेज जो यूं आ रही है, इसके ऊपर इसके परपेंडिकुलर ये लाइन आएगी, इसका मतलब इसका वेव फ्रंट क्या होगा। ये पहले इसके डायग्राम देख लीजिए, जो हमने ये बनाया, ये रे ऐसे बन गई। अब शुरू का वेव फ्रंट क्या था, ये देखो, ये फिर ये फिर ये, तो यही वेव फ्रंट आगे जाए जा रहा है, माने प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोग्रेसिंग। अब यहां पर मुझे इनका परपेंडिकुलर डालना है, ये रे थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, तो इनका कैसे बनेगा, देखिए नंबर एक, ये तो धीरे धीरे करके ये, तो अब हुआ क्या, प्लेन वेव फ्रंट नाउ बिकम स्फेरिकल एंड अगेन कन्वर्जिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कन्वर्जिंग। जब भी आप स्फेरिकल बताएंगे, आपको ये बताना बहुत नितांत आवश्यक है कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, दोनों में हमेशा ध्यान इस बात का रखिएगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये लेंस है, लेंस कैसे बिहेव करता है उसका लॉजिक समझिए। मैंने इस लेंस के दो टुकड़े बना दिए, ये प्रिज्म और ये प्रिज्म से आप समझ लेंगे। ये देखिए, अब क्या हुआ, एक रे ये आई, एक ये आई, ये दोनों रे आ रही हैं। अब वेव फ्रंट क्या, अभी एक वेव फ्रंट, ये रे जाने वाली वेव बन गई। अब देखिए, ये अभी वेव फ्रंट है, ये चल के थोड़ी देर में यहां पहुंचेगा, ये देखिए पहुंच गया। और बाद का क्या है, ये वाला। अब प्रिज्म ने इसको कन्वर्ज कैसे किया, ये तरह समझिए। देखिए, सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम को क्रॉस कर रहा है, सबसे ऊपर वाला सबसे कम डेंसर मीडियम को क्रॉस कर रहा है। क्यों, समय तो सेम रहेगा। देखिए, यहां से यहां जाने में उतना ही समय लगना है वेव को, जितना यहां से यहां, जितना यहां से यहां, जितना यहां से यहां जाने में ये समय लगना है, उतनी देर में इसने यहां पहुंचना है और इसने यहां पहुंचना है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल ग्लास में बहुत थोड़ा सा गया है, वो अधिकांश वेलोसिटी अपनी एयर में कर रहा है, इसलिए वो डिस्टेंस ज्यादा चलेगा। तो ये लेंथ बड़ी होगी, ये लेंथ छोटी होगी, ये उससे छोटी हो जाएगी। ये है हाइगन के पोस्टुलेट्स पे या वेव थ्योरी पे बेस पे ये समझना कि लेंसेज हमारे कन्वर्जिंग कैसे होते हैं। ये प्रिज्म के सामने आपने देखा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, इसका नाम है इंटरफेरेंस। अभी हम थोड़ा इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है। फिर एक बार आप ये समझ लेंगे तो अगली बार आपको मैथमेटिकल प्रूफ को समझने में और आसानी पड़ेगी। आइए, सबसे पहले आप ये समझें इंटरफेरेंस है क्या। इंटरफेरेंस वेव की प्रॉपर्टी है, ये जरूरी नहीं लाइट की हो, साउंड वेव की भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर वेव की ये प्रॉपर्टी है। और इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जहां पर एक से अधिक वेव्स मिल जाएं और उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाए, उसका नाम इंटरफेरेंस है। मतलब आप उसके, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, लेकिन उसमें से आप एनर्जी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। इसका बहुत लेमन एग्जांपल दूं मैं आपको। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आपको गाना कौन सा पसंद है, शायद आप मुझे बता दें आपको फला फला गाना पसंद है, पर अगर मैं आपसे पूछूं उस गाने में आपको पसंद क्या है, क्योंकि याद रखिएगा एक गाने को बनाने के लिए कम से कम 70-80 साजिंदे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स चलाते हैं वो चाहिए होते हैं। एक उसको गाने वाला होता है, एक गायक लिखने वाला होता है। तो अब मैं आपसे पूछूं आपको गाने का लिखने वाला पसंद है, गाना पसंद है, लिरिक्स पसंद है उसके, या ड्रम पसंद है, या गिटार है, आप खुद कोई भी पसंदीदा गाना समझ के सोचिए। आपको कुछ भी नहीं पता पसंद क्या है, इनफैक्ट आप सबका कंबाइंड इफेक्ट पसंद करते हैं, तो आप इंटरफेयर्ड साउंड वेव पसंद कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटरफेरेंस।
इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं पता लगती। ये है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में होता क्या है, नई वेव्स जो आपके, जैसे नीला और पीला रंग मिलके हरा रंग बनता है। अगर आपके पास हरे रंग का पेंट का डब्बा पता है, आपको यह नहीं पता लग सकता कि नीला पीला जोड़ के बनाया था, ये ओरिजिनली हरा था। बस यही इंटरफेरेंस है। आप इंटरफेरेंस देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिस्ट्रक्टिव। मैंने अभी आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताया, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब कहीं पर एनर्जी बढ़ेगी और कहीं एनर्जी घटेगी। जहां पर एनर्जी घट जाती है उसका नाम डिस्ट्रक्टिव, जहां बढ़ जाती है उसका नाम कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जहां एनर्जी बढ़, लेकिन याद रखना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलकर के ओरिजिनल एनर्जी के बराबर है। नई एनर्जी कोई पैदा नहीं हुई है, न कुछ लॉस हुआ। कुछ स्थानों पर एनर्जी बढ़ गई, कुछ पर एनर्जी कम हो गई। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है। एक और तरीके से इसको हम डिफाइन किया करते हैं, वो भी देखिए आप। उसमें हम कहते हैं सस्टेन्ड और अनसस्टेन्ड। आपको शायद इंग्लिश भाषा का शब्द ध्यान होगा। सस्टेन किसे कहती हैं? सस्टेन का मतलब होता है वह चीज जो कुछ समय तक टिके। इनफैक्ट इंटरफेरेंस हमारे पास हर जगह हर प्रकार की वे में हो जा रहा है, लेकिन हम जिस इंटरफेरेंस को समझ पाते हैं, हम जिस इंटरफेरेंस को हम समझ पाते हैं वो या देख पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सस्टेन्ड होता है। अनसस्टेन्ड वाला इतनी फास्ट होता है हम उसको समझ ही नहीं पाते। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जिस समय अगर आप कोई मूवी थिएटर का किसी मूवी की रील देखें तो उसमें हीरो का हाथ पहले एक जगह, फिर अगली बारी एक जगह, फिर अगली बारी एक जगह, वो हाथ इतनी तेजी से चलता है आपको उसका हाथ स्क्रीन पर चलता हुआ नजर आता है। एक और एग्जांपल लीजिए, जिस समय आप स्टॉप वॉच खोल के देखें तो स्टॉप वॉच के अंदर 0.01 सेकंड तक का जुगाड़ है, लेकिन अगर आप उसको देखना चाहें तो आप 0.1 सेकंड से छोटी एक्यूरेसी को देख नहीं सकते, क्योंकि मेरी आंख की सेंसिटिविटी 0.1 सेकंड से कम है ही नहीं। वो इतनी तेज चलता है, वो तो मैं जब घड़ी देखूंगा 18.151617 नहीं पढ़ सकता, मुझे 18.1 18.2 18.3 नजर आता है। जैसे ही मैं हाथ से स्टॉप वॉच बंद कर दो पता लगता है 18.39 था। तो वो इंटरफेरेंस है। ऐसे ही आप कमरे में लो स्पीड में पंखा चलाए तो आप पंख के साथ साथ आपकी आंखें चल सकती है पंख किस तरह चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इसकी स्पीड पंखे की बढ़ा दी आप एक पंख को नहीं देख सकते, क्योंकि अब पंखा उतनी देर तक 1/10 सेकंड से कम समय तक एक पॉइंट पर आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अभी भी अगर किसी सेंसिटिव कैमरा से फोटो खींचेंगे तो आपको 3 पंख ही नजर आएंगे। ये है सस्टेन्ड और अनसस्टेन्ड इंटरफेस। तो मैंने आपको बताया हम पढ़ेंगे सिर्फ सस्टेन्ड, क्योंकि सस्टेन्ड ही हम देख सकते हैं। अनसस्टेन्ड दुनिया में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, लेकिन हम उनको स्टडी कर सकते हैं क्योंकि वो इतने समय तक टिक ही नहीं रहे। तो जब कुछ समय तक कोई चीज टिकेगी तभी तो हम देख पाएंगे। आप थोड़ा पीरियोडिक टेबल ध्यान दीजिए, जब यूरेनियम के आगे आप जाते हैं तो जितने एटॉमिक नंबर हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, सॉरी एटॉमिक मास, क्योंकि उनको आप नाप नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ देर टिकेंगे तो आप नाप पाओगे, क्योंकि वो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं। तो अनस्टेबल का एटॉमिक नंबर निकल ही नहीं सकता और रफली निकलता है, इसीलिए वो है अगेन अनसस्टेन्ड। सस्टेन्ड वो जो ज्यादा देर तक टिके। तो इंटरफेरेंस की वो प्रॉपर्टी जो सस्टेन्ड वाली है वो हम उसके बाद समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने हाइगन्स के पोस्टुलेट की थ्योरी को समझा और इंटरफेरेंस के बेसिक्स को समझा। अब अगली बारी हम इंटरफेरेंस को और डिटेल में समझेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।